2a, और वो 2a क्या है? 2a कांस्टेंट है और लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस है। इंटरेस्टिंग सर, कैसे इंटरेस्टिंग? याद करो मैंने यह डिफरेंस क्यों लिया? इलिप्स के केस में मैंने प्लस क्यों लिया? क्योंकि भाई ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, ट्रायंगल, ये ट्रायंगल बन रहा है, लोकस कौन ट्रेस कर रहा है? पॉइंट P। S और S डैश क्या है? फिक्स पॉइंट है। तो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को एक बार बोल के देखो कि दो भुजाओं का सम अगर तीसरी भुजा से ज्यादा है, दैट मीन्स सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड, तो ट्रायंगल बनेगा। तो हमने सम वाला केस तो इलिप्स में ले लिया। अब यहां पर वी टॉक अबाउट डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड्स, तो PS डैश और PS, ये इस ट्रायंगल जो दिख रहा है PSS डैश की दो साइड्स हैं, है कि नहीं है? है। इसका मतलब अगर डिफरेंस आ रहा है तो दो साइड का डिफरेंस, ट्रायंगल तभी बनेगा स्टूडेंट जब दो साइड का डिफरेंस तीसरी साइड से कम होना चाहिए, तभी ट्रायंगल का निर्माण होगा, नहीं तो ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड और डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, तभी ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन होगा और ट्रायंगल बनेगा। तभी पॉइंट P का क्या बनेगा? तभी पॉइंट P का क्या बनेगा? लोकस एक हाइपरबोला बनेगा। आई होप मेरी बात शायद आपको समझ में आ रही है। इसका मतलब दिस इज व्हाट दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ, दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला स्टूडेंट। ये मेरे पास सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला आ गया। ठीक है, तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख ले हम लोग, जनरलाइज फंडा लिख ले। तो जनरलाइज फंडा क्या है? इस वाली बात को मैं यहां से अब एक बार मिटा देता हूं और जनरलाइज कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे लिख दें। क्या कि कुछ ऐसा लिख दें कि कुछ कर ऐसा कमाल कि कुछ हो जाए, राइट? चलो, क्या इंपॉर्टेंट फंडा व्हाट इज इंपॉर्टेंट फंडा साहब? मान लीजिए हमारे पास, मैं इस डायग्राम को भी यहां से मिटा दूंगा, ये दो फिक्स पॉइंट है, एक S और दूसरा S डैश, एंड नाउ दिस इज P इज अ मूविंग पॉइंट। S और S डैश आर फिक्स पॉइंट। Now we make it a triangle here. This is the triangle. उस डायग्राम से बाहर निकालना है मैंने इस ट्रायंगल को। उससे बाहर निकालना है। अच्छा, डिफरेंस है तो हम लोग यहां मोड भी लगाएंगे, मोड लगा भी सकते हैं, ना लगाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं, बस ये डिफरेंस कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? नेगेटिव। तो मैं यहां पे लेता हूं, लेट PS माइनस PS डैश इज इक्वल टू K। लेट PS एंड PS डैश इज इक्वल टू K। मोड लगा दिया भाई। यदि ऐसा लिखा हुआ है द लोकस ऑफ P इज हाइपरबोला, तो देन लोकस ऑफ P, पहला बात, हाइपरबोला इफ अगर ऐसा लिखा हुआ है PS माइनस PS डैश इज इक्वल टू K और लोकस ऑफ P अगर हाइपरबोला है, मतलब ये ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। सो डिफरेंस ऑफ टू साइड्स, कौन कौन सी टू साइड्स है साहब? PS और PS डैश, इसका जो डिफरेंस है वो K है। अच्छा, सम जो था वो ग्रेटर देन होना चाहिए था तीसरी साइड से, तो डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड।
डिफरेंस यहां पर क्या आएगा साहब, k इज लेस देन थर्ड साइड इज व्हाट, एस डैश, एस डैश। डिफरेंस कौन था, k था, और वो एस डैश से छोटा होना चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। हाइपरबोला बन गया। नंबर दूसरी बात, अगर सर इक्वल हो जाए तो क्या बनेगा, अच्छा इसका उल्टा हो जाए तो नल सेट आ जाएगा। तो मैं यहां पे लिख देता हूं नल सेट या फिर एम्प्टी सेट इफ k ग्रेटर देन एस डैश। और तीसरी बात आएगी, अगर इक्वल हो जाए तो क्या, इफ k बराबर एस डैश, तो स्टूडेंट लाइन सेगमेंट नहीं बनेगा, देयर आर टू ओपन रेज बनेंगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लाइन नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे टू ओपन रेज, टू ओपन रेज। रेज होता है टू ओपन रेज। अच्छा कैसे दिखेंगी वो, ये हमारी एक फोकस है, दिस इज एस एंड दिस इज एस डैश। एक किरण इधर चली गई और एक किरण इधर चली गई, दीज आर द टू ओपन रेज इस केस में। कब, जब k इज इक्वल टू एस डैश हो जाए। वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट, बहुत ही काम की चीज है ये, इसे आप बॉक्स में डाल लें। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही काम की चीज है ये। सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला यहां से आती है। दिस इज आवर सेकंड डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। यहां तक की बात शायद आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन यहां से डेफिनेट आ जाता है कई बार, क्योंकि यहां पर मिक्सअप है ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। किसका मिक्सअप कॉन्सेप्ट है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट यहां पर क्या स्टूडेंट, मिक्सअप है। ठीक है, तो यहां तक की बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। PS माइनस PS डैश इज इक्वल टू K, देन लोकस ऑफ P इज ठीक है, लोकस ऑफ P इज हाइपरबोला, नल सेट, टू ओपन रेज, अलग अलग कंडीशंस के बीच में। तो शायद यह बात आपको समझ में आ रही होगी, शायद यह बात आपको समझ में आ। अच्छा इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ये सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन ऐसा है, द इक्वेशन अंडर रूट एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। इसका मॉड ले लेते हैं, इसका क्या ले लेते हैं, मॉड ले लेते हैं। विल रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, विल रिप्रेजेंट ए हाइपरबोला, will represent a hyperbola, then find set of values of C. This is the question student, हमें C की वैल्यू का क्या निकालना है, सेट निकालना है। C की वैल्यू का सेट निकाल के बताइए। तो बस दिख रहा है हमको, तो साफ साफ दिख रहा है, बीच में डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये कोई एक डिस्टेंस है, ये कोई एक डिस्टेंस है, इज इक्वल टू K का काम यहां पर कौन कर रहा है, C कर रहा है। तो हाइपरबोला अगर रिप्रेजेंट करेगा तो हम लोग क्या कंडीशंस यहां पर यूज करेंगे, तो वो कंडीशन को आप देख लो। तो स्टूडेंट इसको अगर देखा तो ये दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है। क्वेश्चन को अगर मैं एनालिसिस करूं तो पॉइंट P यहां पर कौन है, x, y।
एस कौन है? एस के कोऑर्डिनेट है 2,1, एस डैश के कोऑर्डिनेट क्या है? -2,0। ये तो हमारे पास आगे पॉइंट्स। अब अगर ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा तो क्या होगा भाई? यहां पर के का काम कौन कर रहा है? सी। तो सी इज लेस देन एस एस डैश, सही है ना? सी इज लेस देन एस एस डैश फॉर हाइपरबोला। देखो भाई, सी का काम के कर रहा है और एस एस डैश ये हाइपरबोला अगर रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये हो जाएगा। अगर ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ऐसा हो जाएगा। अब एस एस डैश निकालना आपको, एस और एस डैश इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो, तो इधर आ जाएगा सी स्क्वायर लेस देन एस एस डैश स्क्वायर। तो सी स्क्वायर एस एस डैश कितना आएगा? 2 और अंडर रूट तो आएगा नहीं, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा एंड प्लस कितना आ जाएगा? 1। तो 16 और 1 कितना? 17। सी स्क्वायर इज लेस देन 17। सी स्क्वायर इज लेस देन 17। सी स्क्वायर इज लेस देन 17। अब यहां से अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा c माइनस अंडर रूट 17 और c प्लस अंडर रूट 17 इज लेस देन 0। इज लेस देन 0 अगर नंबर लाइन पे सॉल्व करूं तो दिस इज माइनस अंडर रूट 17 एंड दिस इज अंडर रूट 17। लेकिन c का वैल्यू तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो क्वांटिटी, ये मॉडुलस था, तो ये तो नेगेटिव लेगा ही नहीं। और अगर लेगा ही नहीं, अगर c का वैल्यू अगर नेगेटिव लेगा ही नहीं, इसका मतलब मेरे पास डायरेक्टली मैं यहां पर क्या आंसर दे सकता हूं? c बिलोंग्स टू 0 से लेकर अंडर रूट 17। सो ऐसा नहीं कि इसका आंसर हम लोग, बहुत सारा बच्चा सोचता है कि माइनस अंडर रूट 17 से अंडर रूट 17 नेगेटिव सी वैल्यू नहीं लेगा स्टूडेंट, तो फाइनल आंसर विल बी, क्यों नहीं लेगा? क्योंकि सी यहां पर नेगेटिव हो नहीं सकता। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। बहुत सारा स्टूडेंट इनइक्वालिटी को सॉल्व करके बोल देता है कि साहब माइनस रूट 17 से अंडर रूट 17। अरे भाई, सी तो नेगेटिव होगा ही नहीं ना, और अगर सी नेगेटिव होगा ही नहीं तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर विल बी स्टूडेंट कितना आएगा? 0 से लेकर अंडर रूट 17। तो ये बात आपको स्टूडेंट डेफिनेटली समझ में आ जानी चाहिए। क्लियर है? चलो, ये लॉजिक हमें आसानी से समझ आ जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।